हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आर के साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो 11th बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें यानी कि 11th में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई। अभी तक हमने इसके बारे में 2-4 लेक्चर शूट कर लिए हैं, जिसमें हम अभी कोशिका भित्ति के बारे में जानकारी कर रहे थे। इससे पहले हमने कोशिकाओं के प्रकार यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भी 2 प्रकार, जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में अध्ययन कर लिया था। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर भी देखे। इसी प्रकार जंतु कोशिका और पादप कोशिका में भी अंतर हम अभी तक देख चुके हैं। हमने स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर्स में किसको? कोशिका भित्ति को। और आज मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है कोशिका भित्ति की अल्ट्रा स्ट्रक्चर, परासंरचना। कोशिका भित्ति की परासंरचना, परासंरचना अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। कोशिका भित्ति की परासंरचना। परासंरचना क्या है सर? सबसे पहले तो बेटा किसी भी चीज को, किसी भी, चाहे वो कोशिका हो, ऊतक हो, कोई भी चीज हो, उसको किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा उसका क्या किया जाए? अध्ययन किया जाए। किसके द्वारा अध्ययन किया जाए? जैसे कोशिका की बात करें तो कोशिका को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखा गया, और कोशिका में किसको? कोशिका भित्ति को। तो कोशिका भित्ति की परासंरचना का मतलब ये हुआ कि कोशिका भित्ति की संरचना को किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है या देखा जा रहा है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जिस भी संरचना का अध्ययन किया जाएगा, उस संरचना के अध्ययन को हम कहेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, परासंरचना। यानी कि अब ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? ये किसी भी संरचना को कई गुना जूम करके दिखाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा सेल वॉल, कोशिका भित्ति का अध्ययन किया गया, तो इसमें हमें 2 संरचनाएं दिखाई दी। कितनी संरचनाएं दिखाई दी? पहला आधात्री, जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है, और दूसरा रेशक, जिसे कि फाइब्रिल्स कहा जाता है। हमें पता है कोशिका भित्ति 4 स्तरों की बनी होती है। पिछले लेक्चर में बात की थी हमने। सबसे पहले आती है मध्य पटलिका, उसके ऊपर आती है प्राथमिक भित्ति, फिर आती है द्वितीयक भित्ति, और फिर आती है तृतीयक भित्ति। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा इसका अध्ययन किया गया, किसका? सेल वॉल का, तो इसमें 2 चीजें नजर आएं। सबसे पहले आधात्री मैट्रिक्स, और दूसरा रेशक। अब एक और चीज यहाँ पर मैं बता दूं कि आज का ये पहला वीडियो है 11th के लिए। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आज ही 11th का सेकंड वीडियो भी शूट करूंगा, जो कि कोशिका कला के ऊपर होगा। ये कोशिका भित्ति है, और दूसरा वीडियो जो शूट होगा वो होगा कोशिका झिल्ली के ऊपर, कोशिका कला के ऊपर। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन किया गया, तो कोशिका भित्ति में 2 संरचनाएं हमें नजर आएं। कौन कौन? आधात्री, जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है, और दूसरा रेशक, फाइब्रिल्स। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? पहली हेडिंग लगाऊंगा। पहली हेडिंग हमारे पास क्या है? आधात्री मैट्रिक्स, आधात्री मैट्रिक्स। अब देखिए कहां पाई जाती है। तो जो प्राथमिक और द्वितीयक भित्ति थी, कौन कौन सी भित्ति? प्राथमिक और द्वितीयक भित्ति में मुख्यतः अक्रिस्टलीय और जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है। किसमें? प्राथमिक और द्वितीयक भित्ति में किसके समान? अक्रिस्टलीय जेली के समान पदार्थ पाया जाता है। इसी को आधात्री कहते हैं, इसी को आधात्री नाम दिया जाता है। तो इसमें लिखेंगे हम प्राथमिक एवं द्वितीयक भित्ति के मध्य में एक अक्रिस्टलीय, मतलब ये दानेदार नहीं होगी, अक्रिस्टलीय क्रिस्टल के रूप में नहीं होगी। प्राथमिक एवं द्वितीयक भित्ति के मध्य में एक अक्रिस्टलीय एवं जेली के समान, अक्रिस्टलीय एवं जेली के समान पदार्थ पाया जाता है।
जिसे मैट्रिक्स आधात्री कहा जाता है। कैसा पदार्थ है, कहाँ पाया जाता है? पहली बात, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों भित्तियों में पाया जाएगा। कैसा? अक्रिस्टलीय पदार्थ है और जेली के समान पदार्थ है, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब इस मैट्रिक्स में अब देखिए, जहां पर भी शब्द आ जाए आधात्री, जहां पर भी शब्द आपको आ जाए आधात्री, मतलब वो किसी के लिए आधार का काम कर रहा होगा, मतलब उसमें कोई ना कोई चीज घुलित अवस्था में पाई जाएंगी। तो सर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इसमें घुलित अवस्था में पाई जाएंगी? तो इसमें हम लिखेंगे कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट तो कौन होगा बेटा? जल होगा। इसमें जल, इसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें कौन होगा? इसमें जल, ग्लाइकोप्रोटीन, इसके बाद पैक्टिन एवं हेमीसेल्यूलोज आदि उपस्थित होते हैं, आदि उपस्थित होते हैं। तो कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? इसमें सबसे प्रमुख जो मात्रा होगी वो किसकी होगी? जल की होगी। किसकी होगी बेटा? जल की होगी। फिर दूसरा पदार्थ क्या है? इसमें ग्लाइकोप्रोटीन है, तीसरा पैक्टिन है और चौथा क्या है? हेमीसेल्यूलोज है। तो ये वो पदार्थ हैं जो कि किसमें? आधात्री में पाए जाते हैं, मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये तो क्या है? मुख्य पदार्थ है। इनके अलावा आधात्री में, इनके अलावा आधात्री में गोंद, मोम, रेजिन, टैनिन, गोंद, मोम, रेजिन, टैनिन, सुवेरिन, लिग्निन, अभी आपको नाम याद नहीं होंगे। गोंद, मोम, रेजिन, टैनिन, सुवेरिन, लिग्निन, क्यूटीन, क्यूटीन आदि भी उपस्थित होते हैं। तो कुछ नहीं करना बेटा, क्या है, कहाँ पाई जाती है और उसमें क्या उपस्थित होगा? तीन चीजों में इसका आंसर हो जाता है। किसमें? क्या है यानी कि कहाँ पाई जाती है, क्या है, कैसी संरचना है, दूसरा, और तीसरा इसमें क्या पाए जाते हैं। तो 3 पॉइंटों में हम किसको याद कर सकते हैं? आधात्री को याद कर सकते हैं। कैसे? तो कहाँ पाई जाती है? तो प्राथमिक और द्वितीयक भित्ति के मध्य में पाई जाती है। दूसरा कैसी है? तो अक्रिस्टलीय और जेली के समान पदार्थ है। और क्या पाया जाता है? सबसे ज्यादा मात्रा जल, ग्लाइकोप्रोटीन, पैक्टिन, हेमीसेल्यूलोज आदि उपस्थित होते हैं। और इनके अलावा आधात्री में गोंद, मोम, रेजिन, टैनिन, सुवेरिन, लिग्निन, क्यूटीन आदि उपस्थित होते हैं। तो ये तो था हमारा पहली हेडिंग। किसकी? परासंरचना में बात करें, 2 चीजें हैं, एक तो आधात्री है और दूसरा क्या है? रेशक है। तो ये आधात्री यहां पर कंप्लीट होती है। इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको लिखें जल्दी से। अब हम इसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे। दूसरी हेडिंग क्या है? रेशक, फाइब्रिल्स जिन्हें कहा जाता है। यानी कि ये वास्तव में क्या है? आधात्री में पड़े हुए रेशे हैं। आधात्री में पड़े हुए रेशे हैं। अब रेशे थोड़े से मोटे होते हैं, लेकिन रेशे से बारीक संरचना जो होगी उसको हम क्या कहेंगे? फाइब्रिल्स कहेंगे, क्योंकि रेशे को कहा जाता है फाइबर, जबकि रेशे से छोटी संरचना को क्या कहा जाएगा? फाइब्रिल्स, रेशक। तो देखिए रेशक क्या है। अब रेशक जो बने होते हैं ये सबसे पहले ग्लूकोज के बने होते हैं। यानी कि रेशक को मैं क्या कह सकता हूं? इसको एक पॉलीमर कह सकते हैं। रेशक को क्या कह सकते हैं? बहुलक पॉलीमर, बहुलक पॉलीमर कहा जा सकता है। किसको? रेशक को। तो जब रेशक बहुलक या पॉलीमर होगा तो इसके लिए एकलक का इकाई, एकलक यानी कि मोनोमर, एकलक यानी कि मोनोमर का काम कौन करेगा? तो वहां पर संरचना आएगी ग्लूकोज। यानी कि जो रेशक है ये एक बहुलक है। किसका बहुलक है? तो ग्लूकोज का बहुलक है। किसका बहुलक है? ग्लूकोज का। तो रेशक जो है, प्रत्येक रेशक किसका बना होता है? ग्लूकोज का बना होगा। अब कितने ग्लूकोज का? तो 3000 अणु किसके? ग्लूकोज के मिलकर क्या बनाते हैं? सेल्यूलोज का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं सेल्यूलोज का। एक सेल्यूलोज के अणु का निर्माण करने के लिए, एक सेल्यूलोज अणु का निर्माण करने के लिए कितने ग्लूकोज अणुओं की आवश्यकता होगी? तो आंसर होगा 3000। यानी कि 3000 ग्लूकोज के अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सेल्यूलोज का निर्माण करते हैं। किसका? सेल्यूलोज का। और
अब 100 सेल्यूलोज के अणु मिलकर 100 सेल्यूलोज के अणु मिलकर एक मिशेल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? मिशेल, या फिर इसको माइसिली भी कहा जा सकता है, क्योंकि किसी बुक में इसको माइसिली भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? माइसिली। तो कंफ्यूज नहीं होना, मिशेल क्या है, माइसिली क्या है। तो 3000 ग्लूकोज के अणु मिलकर एक सेल्यूलोज अणु का निर्माण करते हैं, एक सेल्यूलोज का अणु बनाते हैं। फिर 100 सेल्यूलोज के अणु मिलकर एक मिशेल का निर्माण करते हैं। फिर 20 मिशेल मिलती हैं। कितनी मिशेल मिलती हैं? 20 मिशेल मिलती हैं और 20 मिशेल मिलकर किसका निर्माण करती हैं? एक छोटे यानी कि सूक्ष्म तंतुक का निर्माण करते हैं। किसका? सूक्ष्म तंतुक का निर्माण करती हैं। किसका? माइक्रोफाइब्रिल्स का। माइक्रोफाइब्रिल्स का। अभी तक क्या बात की? ग्लूकोज के 3000 अणु मिलकर एक सेल्यूलोज का अणु बनाते हैं। 100 अणु किसके? सेल्यूलोज के मिलकर एक माइसिली या मिशेल का निर्माण करते हैं और 20 मिशेल मिलकर एक सूक्ष्म तंतुक का निर्माण करते हैं। किसका? एक सूक्ष्म तंतुक का निर्माण करते हैं। अब लगभग 250 सूक्ष्म तंतुक मिलते हैं। कितने? 250। और 250 सूक्ष्म तंतुक मिलकर, अब यहां पर दिखाई देगा, हाँ जगह है, 250 सूक्ष्म तंतुक मिलकर एक तंतुक का निर्माण करते हैं, एक फाइब्रिल्स का निर्माण करते हैं। तो और इसके आकार की बात करूं तो इसका आकार लगभग 250 एंगस्ट्रॉम ही होता है। कितना? 250 एंगस्ट्रॉम, 250 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इस प्रकार से किसका निर्माण हुआ? तंतुक का। इसको आपको नोट कर लेना है, लिखना कुछ भी नहीं है। ये जो मैंने चीज बनाई है एक फ्लोचार्ट के जरिए, इसी संरचना को या इसी को हमें लैंग्वेज के रूप में लिखना है। तो कोई लिखने की जरूरत है नहीं। क्या लिखना है वैसे भी कि 3000 ग्लूकोज के अणु मिलकर एक सेल्यूलोज का अणु बनाते हैं। सेल्यूलोज के 100 अणु मिलकर एक मिशेल का निर्माण या माइसिली का निर्माण करते हैं। 20 मिशेल या माइसिली मिलकर एक सूक्ष्म तंतुक का निर्माण करते हैं और ऐसे 250 सूक्ष्म तंतुक मिलकर एक तंतुक का निर्माण करते हैं। और ये तंतुक कहाँ बिखरे हुए होते हैं? तो ये रेशक, अब इसको तंतुक कह दो या रेशक कह दो, क्या कह सकता हूं मैं इसको? तंतुक या रेशक। तो ये रेशक आधात्री में बिखरे रहते हैं। संरचना की बात कर ली कैसी है और इसकी मोटाई कितनी है? 250 एंगस्ट्रॉम। अब जब 250 एंगस्ट्रॉम मोटा है कौन? ये फाइब्रिल्स कितने मोटे हैं? 250 एंगस्ट्रॉम। तो ये 250 एंगस्ट्रॉम 250 सूक्ष्म तंतुक से मिलकर बना है। तो यानी कि एक सूक्ष्म तंतुक का आकार कितना होगा? लगभग 1 एंगस्ट्रॉम। क्या कहा? 1 एंगस्ट्रॉम किसका आकार हो सकता है? सूक्ष्म तंतुक का। और 1 एंगस्ट्रॉम आप जानते हो क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। तो ये संरचना किसकी हो गई? ये हो गई कोशिका भित्ति की अल्ट्रा स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर। अब हम बात करते हैं इसके कार्यों की। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। पहले हो गया, इसको हटा देते हैं। अब बात करेंगे हम कोशिका भित्ति के कार्य। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? आज का पहला वीडियो है 11th का। सेकंड वीडियो भी आज ही शूट करूंगा इस वीडियो को खत्म करने के बाद। शेल वॉल के कार्य। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा था, शेल वॉल केवल किस में पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में। और पादप कोशिकाओं में क्यों पाई जाती है? क्योंकि पादप कोशिकाओं का आकार फिक्स करना है। तो पहला काम क्या हो गया? पादप कोशिका का आकार निश्चित बनाए रखना। कोशिका का आकार निश्चित बनाए रखना, फिक्स बनाए रखेगी उसके आकार को, पादप कोशिका के आकार को। दूसरी बात, हमने इसकी विशेषता में देखा था कि ये एक पारगम्य झिल्ली है। यह एक पारगम्य झिल्ली है, यानी कि इसके आर पार पदार्थ आ सकते हैं और जा सकते हैं। तो यानी कि क्या करेगी? ये पदार्थों में जो पदार्थ हैं उनको आवागमन के लिए यानी कि रास्ता प्रदान करेगी। क्या करेगी? रास्ता प्रदान करेगी। तो यह एक पारगम्य झिल्ली है। यह एक पारगम्य झिल्ली है जो पदार्थों के आवागमन हेतु किसके अंदर बाहर? कोशिका के अंदर बाहर।
तो यह एक पारगम्य झिल्ली है जो पदार्थों के आवागमन हेतु मार्ग प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? मार्ग प्रदान करती है। तीसरी बात, यह मोटी होती है और वास्तव में मृत होती है। तो यह क्या कर रही है? उस कोशिका की रक्षा कर रही है। क्या कर रही है? रक्षा। तो यह एक रक्षात्मक आवरण है। याद कीजिए, कैसा आवरण है? रक्षात्मक आवरण। यानी कि पादप कोशिकाओं पर रक्षा करने के लिए सबसे मोटा आवरण जो होगा वो कौन होगा? कोशिका भित्ति होगी। क्या होगी? कोशिका भित्ति। तो ये 3 इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं किसके? सेल वॉल के। अब इसी में सेल वॉल से संबंधित कुछ एक हेडिंग है हमारे सिलेबस में। क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। क्या है सर? प्लाज्मोडेस्माटा। तो हम हेडिंग लगाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, माता, या इसे हिंदी में जीव द्रव्य तंतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य तंतु। क्या है सर? मान लीजिए मैं कुछ कोशिका बना देता हूं। ये हमारे पास क्या है? एक कोशिका है। इसी प्रकार से यहां पर भी कोशिका होगी, यहां पर भी कोशिका होगी, यहां पर भी कोशिका होगी, यहां पर भी कोशिका होगी। मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर पादप कोशिकाओं का शरीर, पादप को शरीर बना होता है। अब क्या होता है? ये क्या है? कोशिका भित्ति बनाई है मैंने। अब कोशिका भित्ति में आप जानते हो यहां पर 4 लेयर होंगी। कौन कौन सी? मध्य पटलिका। तो ये मैंने मध्य पटलिका बनाई है। कौन सी बनाई है? मध्य पटलिका। इसके बाहर क्या होगी और अंदर क्या होगी? दोनों साइड सेम परतें होंगी। कौन कौन सी? प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति, तृतीयक भित्ति। तो इसके चारों तरफ मैं क्या बनाता हूं? जैसे यहां पर बना दी मैंने प्राथमिक भित्ति। अब जो प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति और तृतीयक भित्ति हैं, ये सभी जगहों पर नहीं पाई जाती हैं। ये सभी जगहों पर नहीं पाई जाती हैं। जबकि क्या होता है? तो हमने देखा कि जगह जगह पर, जैसे मध्य पटलिका है, इस पर सेल्यूलोज वगैरह का निक्षेपण नहीं होता है। क्या नहीं होता? सेल्यूलोज वगैरह का निक्षेपण नहीं होता है। जिससे, जैसे कि मान लीजिए यहां पर निक्षेपण है, यहां पर नहीं है, फिर यहां के बाद यहां निक्षेपण हो गया, इसी प्रकार से यहां पर निक्षेपण हो गया। तो कहां पर निक्षेपण नहीं है? एक इस जगह पर निक्षेपण नहीं है, एक इस जगह पर, और भी यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, मान के चल रहे हैं यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा। तो यहां पर क्या नहीं है? निक्षेपण नहीं है। किसका? सेल्यूलोज वगैरह का। किसका निक्षेपण नहीं है? सेल्यूलोज वगैरह का निक्षेपण नहीं है। यानी कि ये कुछ संरचना हमें किस प्रकार की दिखाई दे रही है? कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। और यहां पर क्या भरा होगा? इसका जीव द्रव्य भरा होगा। क्या भरा होगा? जीव द्रव्य। अब ये तो एक कोशिका है, साथ में इसके सम्मुख जो कोशिका होगी उसमें भी यही, यानी कि इसी प्रकार की क्या हो जाएगी? कंडीशन होगी। इसी प्रकार की कंडीशन कहां होगी? इसके सम्मुख स्थित कोशिकाओं में। कहां पर? इसके सम्मुख स्थित कोशिकाओं में। तो इस चित्र की जगह अब मैं दूसरा चित्र बना देता हूं। क्या चित्र बना है सर? इसको हटा के, तो बेटा इसको हटा के कुछ इस प्रकार का चित्र बना है। बना है बेटा ऐसा चित्र। ये क्या है? यहां पर कोई दूसरी कोशिका भी होंगी। ऐसे क्या होगी? इधर भी दूसरी कोशिका होगी, उसका यहां पर क्या भर रहा होगा? इसी प्रकार से यहां पर दूसरी कोशिका, यहां पर दूसरी कोशिका, यहां पर क्या भर रहा होगा? उनका सबका जीव द्रव्य होगा। तो ये यहां पर इस कोशिका का क्या भरा हुआ है बेटा? जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य वगैरह। अब जीव द्रव्य क्या है सर? कोशिका द्रव्य क्या है? केंद्रक द्रव्य क्या है? कोशिका रस क्या है? शायद पिछले लेक्चर्स में बात कर चुका हूं। अब यहां पर जो जीव द्रव्य है, अब इस जीव द्रव्य में जो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, क्या होती है? ध्यान से सुनिएगा बात। सूक्ष्म नलिकाएं जो होती हैं, ये क्या करती है? इन गर्तों पर, इन गड्ढों पर जाकर जमा हो जाती हैं। जैसे कि यहां से एक सूक्ष्म नलिका इस प्रकार से जम गई, दूसरे सूक्ष्म नलिका भी यहां पे इस प्रकार से जम गई, पाइप के समान। यहां से तीसरा पाइप यहां पर जम गया, अगला पाइप जैसे यहां पर जम गया, इधर भी कुछ पाइप ऐसे जम जाएंगे। यानी कि पाइप बोले तो सूक्ष्म नलिकाएं। तो यहां पर क्या होता है? एक कोशिका और दूसरी कोशिका के सूक्ष्म नलिकाएं जो हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं, वो आपस में कनेक्ट हो जाती हैं और इन सूक्ष्म नलिकाओं के जाल को ही क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा, जीव द्रव्य तंतु कहते हैं। यानी कि इस जीव द्रव्य तंतु के द्वारा इसका जीव द्रव्य कहाँ जा सकता है? दूसरी कोशिका में जा सकता है। उसी प्रकार से दूसरी कोशिका का जीव द्रव्य भी इस कोशिका में आ सकता है। मतलब कैसे बना? तो कोशिका भित्ति में
कोशिका भित्ति में कुछ स्थानों पर सेल्यूलोज जैसे पदार्थों का निक्षेपण नहीं होता है, जिससे वहां पर गर्त यानी कि गड्ढों का पिट्स का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? गड्ढों या पिट्स का, गर्त का निर्माण हो जाता है। एवं यहीं पर सेम जो दूसरी कोशिका है उसमें भी उसी स्थान पर पिट्स का निर्माण होता है और यहाँ पर सूक्ष्म नलिकाएं आकर व्यवस्थित हो जाती हैं। कौन स्थित हो जाती हैं? सूक्ष्म नलिकाएं आकर, या जीव द्रव्य तंतु कह दें। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य तंतु यहाँ पर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं और इससे मिलकर बनी संरचना को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। काम क्या होगा? तो यहाँ से एक कोशिका का जीव द्रव्य दूसरी कोशिका में प्रवेश कर सकता है। और एसाउजो नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने तो ये भी कहा था कि यहाँ अगर मान लो इस कोशिका में इन्फेक्शन है किसी भी डिजीज का, तो वो इसी के प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से ही दूसरी कोशिका में प्रवेश करता है। इसी प्रकार दूसरे से तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, क्योंकि कोशिकाएं आपस में क्या है? कनेक्टेड है, जुड़ी हुई हैं। तो जब एक कोशिका में वायरस या कवक इन्फेक्शन करेगा तो वो प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा दूसरी कोशिका में प्रवेश कर सकता है और धीरे धीरे संपूर्ण पादप में वो रोग फैल जाता है। तो इसको मैं लिख देता हूं, उसके बाद वीडियो को दोबारा स्टार्ट करूंगा, क्योंकि 20 मिनट का 22 मिनट का वीडियो हो चुका है। लिख देते हैं हम इसको पहले। तो मैंने इसको संपूर्ण को बोर्ड पर लिख दिया है। क्या कहा कि पादप कोशिकाओं की स्थूल भित्ति में। अब प्लाज्मोडेस्माटा सबसे पहले किसमें मिलेंगे वो बात कर लेते हैं। तो बेटा प्लाज्मोडेस्माटा उसमें मिलेंगे, उस कोशिका में मिलेंगे जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। और कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में। तो पादप कोशिकाओं की स्थूल भित्ति में, यानी कि इस पर स्थूलित हुए, स्थूल का मतलब होता है जमाव, निक्षेपण। पादप कोशिकाओं की स्थूल भित्ति में अनेक स्थानों पर सेल्यूलोज या अन्य पदार्थ के निक्षेपण नहीं पाए जाते हैं। मुख्यतः निक्षेपण किसका होता है? सेल्यूलोज, रेमोसेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज का या अन्य प्रकार के निक्षेपण नहीं पाए जाते हैं। किसका? मुख्यतः सेल्यूलोज का, जिससे इन स्थानों पर सूक्ष्म गर्त यानी गड्ढे जैसी संरचना बन जाती है। इन गड्ढों को प्राथमिक गर्त कहते हैं। पहली कोशिका में जो गड्ढा बना उसको प्राथमिक गर्त कहा। इसी प्रकार से दूसरी कोशिका में जो गड्ढा बना उसको भी प्राथमिक गर्त कहा। बाद में दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। ये दो आसन्न कोशिकाओं में आमने सामने, कहां पर? आमने सामने। ये दो आसन्न कोशिकाओं में, आसन्न कोशिकाएं क्या होती हैं? जैसे बेटा ये एक कोशिका है, दूसरी कोशिका यहाँ होगी, तो आमने सामने स्थित हो गई, इसका मतलब है आसन्न कोशिकाएं। या दो पास में चिपकी हुई कोशिकाएं, ये दो आसन्न कोशिकाओं में आमने सामने स्थित होते हैं। कौन? प्राथमिक गर्त, जिनसे होकर, जैसे कि मान लीजिए यहां पर ऐसे इस पर निक्षेपण जमा, इधर भी निक्षेपण जमा हुआ है, सेम यहां पर भी इधर निक्षेपण है और यहां पर भी इधर निक्षेपण है, लेकिन कहां नहीं है? इस बीच वाले पार्ट में नहीं है। तो जिनसे होकर अब क्या करते हैं? जीव द्रव्य के जो सूक्ष्म तंतु हैं एक सेल से दूसरी कोशिका में आर पार चले जाते हैं। कैसे? यहां से ओपन होकर यहां पर एंड होगा, या फिर इधर से ओपन होकर यहां पर एंड होगा। तो जिनसे होकर जीव द्रव्य के जो सूक्ष्म तंतु होते हैं एक सेल से दूसरी कोशिका में आर पार हो जाते हैं और इनके जीव द्रव्य में क्या हो जाता है? आपस में संबंध, कनेक्ट हो जाता है जीव द्रव्य। इन्हें जीव द्रव्य तंतु या प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। और इनसे कोशिकाओं में जीव द्रव्य की निरंतरता बनी रहती है। इससे क्या होता है? इधर का जीव द्रव्य इधर और इधर का जीव द्रव्य इधर आराम से, आसानी से आ जा सकता है। यानी कि जब इस कोशिका में जीव द्रव्य या पानी की कमी होगी तो दूसरी कोशिका से ले सकता है। तो ये तो था प्लाज्मोडेस्माटा और कोशिका भित्ति की अल्ट्रा स्ट्रक्चर, परासंरचना। इस वीडियो में 2 ही हेडिंग के बारे में देखा है। अगला वीडियो भी आज ही शूट करूंगा खाना माना खाने के बाद। किस पर होगा? कोशिका झिल्ली पर आधारित होगा, जिसमें हमें कोशिका झिल्ली की संरचना देखनी है, किसकी बनी होगी उसकी बात करनी है। और दूसरी बात इसमें क्या देखना है हमें, जो 2 या 3 मॉडल दिए हुए हैं वो मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है और हर नीट के एग्जाम में वहां से क्वेश्चन निकलता है। कहाँ से? कोशिका झिल्ली के जो मॉडल्स हैं, जैसे कि इकाई कला मॉडल, सिंगर तथा निकोलसन का तरल मोज़ेक मॉडल, फ्लड मोज़ेक मॉडल किसका है? सिंगर तथा निकोलसन का। तो उन सब जो सिद्धांत दिए गए हैं, जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है किससे संबंध में, तो कोशिका कला के संबंध में, उनके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। आज ही शूट करूंगा, तो आज 2 वीडियो आने वाले हैं एडिट। आज ये वीडियो अपलोड अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा और एक और वीडियो शूट होगा जो मैं शाम को 5-6 बजे के आसपास शूट कर दूंगा। और इन दोनों वीडियो का, यानी कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, दोनों वीडियो का आज टेस्ट होगा। इसलिए 11th वालों बच्चों ध्यान से पढ़ना इस चीज़ को, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।